हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी सीरीज में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 ऑफ क्लास 7 दैट इज मोशन एंड टाइम। तो क्लास 6 में इस चैप्टर के बारे में अपने मोशन के बारे में थोड़ा सा समझा था कि मोशन क्या है, किसी भी चीज का मूवमेंट। ठीक है, अब वो मूवमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू क्लास 6 वो मूवमेंट जो है वो स्ट्रेट लाइन में हो सकता है, जिसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, वो मूवमेंट जो है वो रोटेशनल मोशन भी हो सकता है, यानी सर्कुलर जिसको आप कहते हैं, रोटेशनल मोशन भी हो सकता है। और वो जो मूवमेंट है वो पेंडुलम की तरह टू एंड फ्रो मूवमेंट यानी कि पीरियोडिक मूवमेंट भी हो सकता है जो रिपीट होता है। ठीक है, पीरियोडिक मूवमेंट। तो ये 3 टाइप के आपने मोशन के बारे में क्लास 6 में पढ़ा था। ठीक है, इन्हीं 3 चीजों को लेते हुए हम इन एग्जाम्पल्स को भी कर सकते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या है। जैसे सोल्जर्स इन अ मार्च पास्ट, दे मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। देन बुलक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट रोड में मूव कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहे होंगे। जो हैंड्स होते हैं एथलीट के, वो पीरियोडिक मोशन होता है क्योंकि वो लगातार रिपीट करते हैं। तो इस तरीके से आप इस चीज को फिल करिएगा। ओके, अब अगर कोई चीज मोशन में है, कोई चीज मूव कर रही है, तो वो स्लो भी मूव कर सकती है और वो फास्ट भी मूव कर सकती है। ठीक है, स्लो या फास्ट वो किस तरीके से मूव कर रही है ये हम कैसे बताएंगे? ये हम उसकी कंपैरिजन करके उस चीज का बता सकते हैं। जैसे हमें पता है कि कुछ व्हीकल जो है वो बहुत तेज दौड़ती हैं दूसरे के कंपैरिजन में। जैसे हम लोग मान लीजिए हम रोड पे हैं और कोई व्हीकल यहाँ खड़ी है, और फिर हमने उस कोई व्हीकल यहाँ खड़ी है और दूसरी व्हीकल ये, तो ये कार 1 है और ये कार 2 है। हमने एक एक्स टाइम में हमने देखा कि ये कार जो है दोनों एक साथ थी, लेकिन जब हमने वाई टाइम में यानी कि कुछ सेकंड्स के बाद या कुछ मिनट के बाद हमने देखा तो जो कार 1 थी वो यहाँ पहुंच चुकी थी, लेकिन जो कार 2 है वो भी यहीं थी। ठीक है, तो इस ये देखते हुए, यानी कि मान लीजिए ये 10 सेकंड्स की कहानी है, तो ये 10 सेकंड्स में हमें ये समझ में आया कि जो कार 1 है वो फास्ट मूव कर रही है और कार 2 जो है वो स्लो मूव कर रही है। कैसे पता चला? हमने कंपैरिजन किया इन दोनों ही व्हीकल्स के स्पीड को। ठीक है, इवन द सेम व्हीकल में मूव फास्टर और स्लोअर एट अ डिफरेंट टाइम। हम लोग ये चीज नोटिस करते हैं, कई बार हम लोग कार में या साइकिल में किसी पे बैठे हो तो कभी हमारी स्पीड बहुत फास्ट जाती है। जैसे हम लोग को लगता है कि रोड बहुत खाली है तो हम लोग बहुत फास्ट मूव करते हैं, रोड में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो हम लोग उस हिसाब से अपनी स्पीड भी स्लो कर लेते हैं। तो फास्ट और स्लो मूवमेंट हम अपनी ही कार में, अपनी ही साइकिल में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब if vehicles are moving on a road in a same direction, we can easily tell which one of them is moving faster than the other. तो यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ हमने कंपैरिजन किया, एक कार का दूसरे कार से कंपैरिजन किया कि वो एक्स टाइम में वो कितना दूर वो मूव कर गई। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है इस चीज को लेके। ये फिगर 13.1 है और ये 13.2 है। इसमें ये देखना कि कौन सी कार मूव कर रही है, एक तरीके से बहुत स्पीड में मूव कर रही है। जैसे आप यहाँ पे सिर्फ 2 कार को देखिए, ये कार 1 है और ये कार 2 है। ठीक है, व्हाइट एंड द ग्रीन कार। व्हाइट एंड द ग्रीन कार, एक मान लीजिए कि ये 10 बजे, ठीक है, सुबह के 10 बजे ये एक साथ थी, और जब हमने 10:05 बाद देखा, यानी कि 5 मिनट बाद, सिर्फ 5 मिनट बाद की बात कर रही हूँ, सिर्फ 5 मिनट बाद देखा तो ये कार 1 अभी भी यहीं पे और कार 2 यहाँ पहुंच गई। ठीक है, यानी इसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो गई। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो कार 2 है उसकी स्पीड ज्यादा है या वो ज्यादा तेज दौड़ रही है इन कंपैरिजन टू कार 1। ठीक है, ये सारी बात आपको समझ में। तो यहाँ पे वही चीज उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज किया स्पीड का। ठीक है, कि कार 2 जो है वो ज्यादा स्पीड से चल रही है इन कंपैरिजन टू कार 1। ये स्पीड का मतलब क्या होता है? आपने इस वर्ड से बहुत फैमिलियर हो आप, स्पीड, क्योंकि हम लोग बहुत ही जनरल टर्म में इस चीज को यूज करते हैं। ठीक है, तो स्पीड क्या है? सिंपल, गिवन डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड इन अ शॉर्टर टाइम। कितने कम समय में हमने कितना डिस्टेंस को कवर कर लिया, या कितना भी बड़ा डिस्टेंस है उसको हमने कितने समय में कवर किया है, दैट इज द स्पीड। ठीक है, मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट विच ऑफ द 2 और मोर ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर इज टू ट्रांसपोर्ट के साथ, तो हमें पता चलेगा कि विच वन इज मूविंग फास्टर एंड विच वन इज मूविंग स्लोअर। सो thus we know that the distance covered by the 2 buses in 1 hour we can tell which one is faster। यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है 2 बसेस का और उसके हिसाब से हमें पता चल गया है कि कौन सी
फास्ट मूव कर रही है, कौन सी स्लो मूव कर रही है। क्या हुआ इस पूरे चीज में हमने क्या समझा कि हमने हमेशा कंपैरिजन किया जिसके थ्रू हमें पता चल पा रहा है कि वो चीज इतनी स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, इतनी स्पीड से मूव करे ये नहीं पता चला, कौन सी कितनी फास्ट मूव करे ये पता चल गया। ठीक है, नाउ वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्पीड क्या होता है, अगर मैंने कहा स्पीड तो स्पीड का मतलब सिंपल क्या है कि किसी ने कितना डिस्टेंस, मान लीजिए किसी ने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है 1 मिनट में। ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या हो गई 1 किलोमीटर पर मिनट। स्पीड क्या है 1 किलोमीटर पर मिनट। इस तरीके से, ऑल्दो इस तरीके से लिखते नहीं है, वो आर में आता है या सेकंड्स में आता है इस तरीके से, बट लेट इट बी, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं ऐसे कि उसने 1 किलोमीटर जो है वो चल लिया है 1 मिनट में। ठीक है, उस ट्रांसपोर्ट ने, तो ये क्या हो जाएगी, ये उसकी स्पीड हो जाएगी। ओके, नाउ यहाँ पे एक चीज उन्होंने एक और एग्जांपल दिया है, व्हेन वी से दैट अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम लिखते हैं, लिखा हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब सिंपल है कि जो भी कार है वो 1 घंटे में, ठीक है 1 आवर में वो 50 किलोमीटर जो है उसने कवर कर लिया है। 1 आवर में 1 घंटे में उसने 50 किलोमीटर कवर कर लिया है, ये इसका मतलब है। सो इट इम्प्लाइज दैट इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 1 आवर। ओके, हाउएवर अ कार सेल्डम मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड फॉर 1 आवर, इन फैक्ट इट स्टार्ट्स मूविंग स्लोली एंड देन पिक्स अप स्पीड। अब देखो यहाँ पे दो चीजें बता रहा है, एक तो ये है कि वो मान लीजिए कि उसने 4 आवर जो है वो कार लगातार चली होगी। ठीक है, तो 50 इंटू 4 इस तरीके से आप कर सकते हो, यानी कि 200 किलोमीटर मान लीजिए वो कार चली है। ठीक है, तो 1 घंटे में उसने कितना कवर किया 50 किलोमीटर। मैंने कहा 4 घंटे में 4 आवर में उसने कवर किया है 200 किलोमीटर। क्या ये जरूरी है कि वो हर आवर में वो 50 ही किलोमीटर कवर कर रही होगी? नहीं, कभी हो सकता है कि बहुत स्लो होगी, कभी हो सकता है बहुत फास्ट होगी, हो सकता है ये एक कांस्टेंट स्पीड भी हो। ठीक है, तो ये अगर वो कांस्टेंट स्पीड है, यानी कि हर जब भी अपने 1 आवर में देखा 1 आवर में 50 किलोमीटर हुआ, दूसरा आवर जब अपने कंप्लीट हुआ तब देखा तब भी 50 किलोमीटर था, यानी कि ये क्या हुआ, ये कांस्टेंट स्पीड हो गई, जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि स्पीड जो है कम ज्यादा नहीं हुई, जितनी थी उतनी ही रही, एकदम इक्वल रही। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि जब तीसरा घंटा हुआ उस टाइम पे इसने जो है 55 किलोमीटर कवर कर लिया होगा। ठीक है, और 4th आवर में इसने जो है बचे हुए यानी कि 45 किलोमीटर जो इसने कवर किया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर चेंज हो गया, पहले में 50 तो यहाँ यूनिफॉर्म चल रहा था, लेकिन जैसे 50 से 45 हुआ, देन 55 हुआ, यहाँ पे नंबर चेंज हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो उसको हम यूनिफॉर्म कहेंगे, और अगर वो कभी कम कभी ज्यादा इस तरीके से स्लो और फास्ट स्पीड पिकअप कर रहा है तो हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं। सो वी यूजुअली कंसिडर ओनली द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 1 आवर। हम हमेशा टोटल डिस्टेंस को बॉदर करते हैं, इसलिए हम उसी तरीके से लिखते भी हैं। तो स्पीड, सिंपल स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी कि कितना डिस्टेंस कवर किया अपॉन टोटल कितने टाइम में कवर किया, दैट विल बी इट्स स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने अभी आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म बताया वही चीज यहाँ पे लिखी है, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, अगर वो लगातार चेंज हो रहा है, कभी वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर कवर किया, दूसरे घंटे में मान लीजिए उसने 40 किलोमीटर कवर किया और तीसरे घंटे में अगेन उसके 50 किलोमीटर कवर हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन कांस्टेंट। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं इसको, या नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं इसको। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में विद अ कांस्टेंट स्पीड, यानी कि अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि वो चेंज नहीं होता है। तो इस केस में जो एवरेज स्पीड होगी वही उसकी एक्चुअल स्पीड भी होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने एक एवरेज नहीं निकाला। एवरेज हम क्या कहते हैं कि हमने 1 घंटे में हमने 50 किलोमीटर कवर किया, तो जरूरी नहीं है कि हर मिनट में हमने सेम अमाउंट ऑफ मीटर जो है हमने कवर किया होगा, कभी हो सकता है कभी ज्यादा कभी कम। लेकिन अगर हमने सेम किया है हर घंटे में और हर मिनट में हमने सेम किया, तो उसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो एक्चुअल स्पीड के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है मेजरमेंट ऑफ टाइम। हम टाइम को कैसे मेजर करते हैं। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना बज रहा है तो आप बोलोगे कि 7:45 समथिंग हो रहा है।
ठीक है। तो यानी कि ये जो टाइम मैंने बताया, ये मैंने कैसे बताया, मैंने अपने क्लॉक को देखते हुए ये टाइम बताया आपको। तो अभी तो बहुत इजी है कि हमने क्लॉक को देख के बता दिया, लेकिन जब स्टार्टिंग हुई थी इसकी, ठीक है, उस टाइम पे लोग जो है वो जो हमारे पूर्वज थे वो शैडोज के उसमें चीजों को बताते थे कि कितना टाइम हो रहा होगा, वो इस तरीके से अंदाजा लगाते थे। ठीक है, या अगर एक मंथ का देखना है तो उन्होंने मून का देखा कि वो अभी कितना उसका है, या फिर साल का देखना है तो रेवोल्यूशन देखा अर्थ का। इस हिसाब से वो एक एक अंदाजा लगाते थे हमारे एंसेस्टर्स। दे नोटिस दैट मेनी इवेंट्स इन द नेचर रिपीट देमसेल्व्स। बहुत सारे नेचर में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं ना, वो लगातार रिपीट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सनराइज होना या सनसेट होना, ये एक इसका एक टाइम है, पर्टिकुलर टाइम है, और वो एंसेस्टर्स जो है उस चीज को नोटिस करते थे और उसके हिसाब से वो अपना दिनचर्या जो भी वो करते थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल दे फाउंड दैट द सन राइजेज एवरी डे इन द मॉर्निंग। ठीक है, रोज सुबह जो है सनराइज हो रहा है, शाम के टाइम जो है सनसेट हो रहा है, तो अप्रोक्स इतना समय हो रहा होगा, वो इस तरीके से अंदाजा लगा रहे हैं। द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वॉज कॉल्ड अ डे, कि ये एक दिन हो गया, एक कंप्लीट दिन हो गया, क्योंकि एक बार सनराइज हुआ, अगले दिन फिर सनराइज हो गया, ये पूरा एक दिन हो गया। ठीक है, रात का समय क्योंकि अंधेरा है तो उसको हम नाइट कह रहे हैं, दिन का समय है तो उसको हम डे टाइम कह रहे हैं। इस तरीके से हमने अंदाजा लगाया, उस चीज को हमने बनाया है। A month was measured from one new moon to the next. A year was fixed as the time taken by the earth to complete one revolution of the sun. ये इस तरीके से चीजों को हम पहले समझते थे। ठीक है, although it is true, तो हम आज भी इसको समझते हैं। So often we need to measure intervals of time which are much shorter than a day. एक दिन से अगर मैं बोल रही हूँ कि अभी कितना बज रहा है, तो अगर किसी ने बोला कि 3 बज रहा है, 1 घंटे बाद 4 बजेगा, तो एग्जैक्ट ये जो 3:55 हो रहा है या 3:40 हो रहा है, ये जो हम एग्जैक्ट मेजर करते हैं ना, इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये बहुत छोटा होता है एक दिन से। तो इसके लिए चाहिए कि हमें कुछ ऐसी डिवाइसेस चाहिए जो इस चीज को बहुत ही अच्छे से मेजर करे। तो उसके लिए अब आया है क्लॉक्स या वॉचेस आए हैं जो इस चीज को बहुत ही अच्छे से मेजर करते हैं। So the working of clocks is rather complex, but all of them make use of some periodic motion. ठीक है, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि क्लॉक में किस तरीके का मोशन होता है, तो पीरियोडिक मोशन होता है, क्योंकि वो देखिए लगातार अपना जो चीज है ना, वो जैसे सेम रूटीन वो फॉलो करता है। 12 बज रहा है, फिर 1 बज रहा है, फिर 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, फिर ये पूरा कंप्लीट होते होते फिर दोबारा से 12 बजेगा, फिर 1 बजेगा, 2 बजेगा। तो ये जो एक पीरियोडिक मोशन है ना, वो चलता रहता है। और अपने कई बार वॉचेस में इस तरीके से, वॉल क्लॉक में अपने इस तरीके से पेंडुलम को भी देखा होगा। पेंडुलम इस तरीके से इधर मूव किया, फिर इधर मूव किया, जितना वो इधर मूव करेगा उतना ही वो इधर मूव करेगा। ठीक है, तो ये टू एंड फ्रो मूवमेंट जो है वो पेंडुलम का चलता रहता है, जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। सो वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, ओके, यहाँ तक बात आपको हो सकता है समझ में आ गई हो। ये डिजिटल क्लॉक जो अब आ गया है, जिसमें आपको एकदम पर्टिकुलर चीजों को समझ में आया। अब ये मैंने बोला पेंडुलम, तो पेंडुलम क्या होता है? देखिए यहाँ पे जो पेंडुलम का डायग्राम है, इस चीज को समझते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ये स्ट्रिंग है। ठीक है, क्या कहते हैं? स्ट्रिंग है। और ये जो है ये बॉब है। ठीक है, ये बॉब। अब इस बॉब, ये जैसे बॉब है, इसका जो एग्जैक्ट, जिसको हम ओ बोल रहे हैं, या मीन पोजीशन, जैसे देखिए बॉब का अपना एक मीन पोजीशन है, ओ पे है। ठीक है, अब इसको हमने हल्का से यहाँ पे फोर्स दिया, फोर्स देके ये यहाँ पे मूव किया। मान लीजिए ये मूव किया कुछ एक्स डिस्टेंस। ठीक है, तो ये वापस से ए से रिटर्न होगा ओ पे। ठीक है, ए से रिटर्न होगा ओ पे, और फिर ओ से बी भी जो है वो एक्स डिस्टेंस ही कवर करेगा। यानी कि जितना डिस्टेंस वो इस तरफ कवर कर रहा है, उतना डिस्टेंस वो इस तरफ भी कवर करेगा। ये आपके बॉब का, ऑसिलेटिंग बॉब का पोजीशन इस तरीके से बताता है। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटालिक बॉल। नीचे की तरफ एक बहुत छोटी सी मेटालिक बॉल होती है, या फिर आप इसकी जगह स्टोन का भी यूज कर सकते हो अगर आपको इस चीज को बनाना है। ठीक है, और एक रिजिड स्टैंड पे आपने इसको सस्पेंड कर दिया बाय अ थ्रेड और बाय अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? पेंडुलम कहते हैं। ठीक है, द मेटालिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम। नाउ 13.4 इस फिगर की बात कर रहे हैं। शोज द पेंडुलम एट द रेस्ट इन अ मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे रेस्ट पे है, यानी कि ओ जो है उसकी रेस्टिंग पोजीशन है। When the bob of the pendulum is released after taking slightly to one side, it begins to move to and fro. ये to and fro मूवमेंट होता है। to and fro मतलब कि बगल बगल में मूव कर रहा है। ठीक है,
ओ से ए जाएगा, फिर ए से ओ आएगा, ओ से फिर बी जाएगा, बी से फिर ओ आएगा, ओ से फिर ए जाएगा। इस तरीके से टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है। तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन है ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक और एन ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, आपका सिक्स्थ में आपने इसको पीरियोडिक मोशन पढ़ा था, अब सेवेंथ में उसी पीरियोडिक मोशन को ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज जस्ट एक एक्स्ट्रा बताई गई है। द पेंडुलम इज सेड टू have completed one oscillation when its bob starting from mean position O moves to A to B and back to O। यानी कि यहाँ पे सिंपल मैं आपको इस तरीके से बताऊं, मान लीजिए कि यहाँ पे ये बॉब है आपका, बॉब यहाँ पे क्या है, ओ पोजिशन पे। ठीक है, तो O से A गया, O से A पे गया है। ठीक है, A से वापस से B पे गया, यानी कि A से O पहुंचा, O से फिर B पहुंचा और B से दोबारा O पहुंचा। ये पूरा क्या कहलाएगा, ये पूरा वन ऑसिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाता है, वन ऑसिलेशन। यानी अपने मेन पोजीशन से हट के वो किसी एक डिस्टेंस पे गया, टू गया, फिर उसके बाद वो फ्रो गया और फ्रो से आने के बाद वापस से अपने जब मीन पोजीशन पे आएगा तो इसको हम वन ऑसिलेशन कहते हैं। द पेंडुलम ऑल्सो कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन ए टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड कम्स बैक टू ए। तो इसको भी आप कहते हो वन ऑसिलेशन। सो द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। वो क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। यानी कि उसने एक ऑसिलेशन कितने टाइम में कंप्लीट किया। लेट सपोज कि आपका जो ये बॉब है उसको आपने रिलीज किया और वो ए पहुंचा, ए से वापस ओ एंड देन बी और बी से वापस ओ। तो ये होने में मान लीजिए उसका जो है 1 सेकेंड लगा, 1 सेकेंड लगा, यानी वन ऑसिलेशन में 1 सेकेंड लगा। तो अगर उसने इस तरीके से 20 ऑसिलेशंस कर लिए तो कितने सेकेंड लगे होंगे, 20 सेकेंड लगे होंगे। ठीक है, सिंपल। तो यानी कि ये इसका टाइम पीरियड है कि उसने कितने ऑसिलेशन कितने टाइम में कंप्लीट कर लिए, ये सिंपल बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू भी आप ये सब काम कर सकते हो। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, 20 ऑसिलेशंस हुए। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि 20 ऑसिलेशंस कितने टाइम में हुए हैं, तो उसको आप डिवाइड कर दोगे 20 सेकंड से, यानी कि 20 ऑसिलेशंस बाय 20 गेट द टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन और द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। ये इस एक्टिविटी के जरिए आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल डिवीजन करना है और आपको पता चल जाएगा कि एक ऑसिलेशन कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, सिंपल। ना अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो पेंडुलम है इसकी खोज किसने की थी, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, यानी कि जो टाइम पीरियड उसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है अबाउट द गैलीलियो गैलीली। इन्होंने इस चीज की डिस्कवरी की थी। डिस्कवरी किसकी, दैट द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है, ये इन्होंने बताया था गैलीलियो गैलीली ने एडी 1564 से 1642 के बीच में। और इन्होंने कहा था इनके अकॉर्डिंग कि जो गैलीलियो है वो एक चर्च में बैठे हुए थे और उन्होंने एक लैंप को देखा सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग विद अ चेन। वो एक लैंप था। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए कोई लैंप होगा और वो एक चेन से इस तरीके से लटका हुआ था। ठीक है, और वो साइड बाय साइड इस तरीके से मूव कर रहा था। ठीक है, क्योंकि वो अपने पोजीशन पे हल्का सा कहीं से हवा लगी होगी तो पहले इस तरफ मूव किया, फिर वापस इस तरफ मूव किया, फिर इस तरफ मूव किया। और ये जो मूवमेंट है ना बहुत ही कांस्टेंट हो रहा था। और ये कांस्टेंट कैसे, उनके पल्स बीट के हिसाब से हो रहा था। ठीक है, और आपको पता है पल्स बीट जो है वो भी हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, यानी कि एग्जैक्ट वो 0.8 सेकेंड में एक बार बीटिंग हो जाती है, या आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। बट ये जो है कांस्टेंट है, ये जो 0.8 में बता रही हूँ ना, दिस इज कांस्टेंट। तो इसी तरीके से उसी कांस्टेंसी के साथ ये पेंडुलम भी मूव कर रहा था। तो उससे उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि जो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो उन्होंने क्या फाइंड किया, दैट हिज पल्स बीट द सेम नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग द इंटरवल इन विच लैम्प कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन। So Galileo experimented with various pendulums to verify his observation, and he found that the pendulum of a given length takes always the same time to complete one oscillation. This observation led to the development of pendulum clock बना इससे, winding clocks बने इससे, wrist watches बने, और आज तो बहुत सारे watches है जो इसी बेसिस पे बनते हैं। ठीक है, अब बात आती है, अब यहाँ पे इन्होंने एक और चीज बताई कि जो क्लॉक्स है उनको क्या कहते हैं, क्वार्ट्स कहते हैं। ठीक है, मतलब आजकल के जो इलेक्ट्रिक सर्किट से यूज किए हुए क्लॉक होते हैं उनको हम लोग क्वार्ट्स क्लॉक कहते हैं। और उनका जो टाइम मेजर होता है वो भी क्वार्ट्स क्लॉक में ही होता है, जो काफी ज्यादा एक्यूरेट है इन कंपैरिजन टू द पेंडुलम। बट स्टिल पेंडुलम जो है वो स्टार्टिंग था।
नाउ यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड, टाइम और स्पीड की यूनिट को हम कैसे मेजर करते हैं या कैसे इस चीज को बताते हैं, वो चीज के बारे में। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। जो बेसिक यूनिट, सबसे छोटा यूनिट क्या है, दैट इज सेकेंड। और इसको हम सिंपल SEC भी लिख सकते हैं या फिर S भी लिखते हैं। इसका सिंबल क्या है, S। जो लार्जर यूनिट है टाइम का वो मिनट है और R है। यू ऑलरेडी नो हाउ दीज यूनिट्स आर रिलेटेड टू वन एंड। आपको सिंपल से पता है कि जैसे मान लीजिए कि 1 घंटा कह रहे हैं 1 आवर, ठीक है। अगर मैंने कहा कि 1 घंटे में कितने मिनट हुए तो 60 मिनट्स हुए, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स हुए तो 60 सेकंड्स हुए, ये बात आपको पता है, ठीक है। नाउ व्हाट वुड बी द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। तो स्पीड को हमने क्या कहा था, स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब जो डिस्टेंस है वो हमारा किस में, मान लीजिए कोई उसने 1000 मीटर जो है उसने कंप्लीट किया है कितने सेकंड्स में, मान लीजिए 10 सेकंड्स में कंप्लीट किया, तो आप क्या कहोगे, मीटर पर सेकंड। तो कितना डिस्टेंस कवर किया है उसका यूनिट क्या है, अपॉन टाइम आपने सेकंड्स में लेते हो, तो इस तरीके से आप मीटर पर सेकंड में कर सकते हो। इसी तरीके से आप मीटर पर मिनट में भी कर सकते हो और किलोमीटर पर आवर में भी कर सकते हो, ठीक है। The symbol of all these units are written in singular. For example, हम लिख रहे हैं जैसे कि 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर्स नहीं लिखेंगे, वो ये आपका जो है वो सिंगुलर में ही होगा, प्लूरल में नहीं होता, ठीक है ना। आगे चलते हैं, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है, आई गेस, यस। बूजो इज वंडरिंग हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन अ डे। एक दिन में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो ये आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो 86,400 सेकेंड्स आपको मिलेंगे। यानी कि उसी तरीके से अगर आप हाउ मेनी आवर्स इन अ ईयर आप लगा सकते हो, तो उसको आप कैलकुलेट करते चलोगे तो आपको सारे आवर्स मिल जाएंगे, ठीक है। कितने आवर्स होते हैं, 8760 आवर, ठीक है, कुछ इस तरीके से समथिंग है, ये जस्ट रैंडम क्वेश्चन है। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम आर यूज डिपेंडिंग ऑन द नीड। फॉर एग्जाम्पल, इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस योर एज इन ईयर्स, ठीक है। अगर मेरे से कोई पूछेगा कि कितने साल की हो, तो मैं अपना जो भी है उसको ईयर में बताऊंगी। अगर मैंने उसको मान लीजिए दिन में या फिर उसको घंटों में बताया तो काफी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो कन्वीनियंस जिसमें होता है, हमें उस चीज में मतलब जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो उस चीज में उस चीज को बताना चाहिए, ठीक है। किसी का मेजरमेंट उसी चीज में करना चाहिए। सिमिलरली, इट विल नॉट बी वाइज टू एक्सप्रेस इन ईयर्स द टाइम टेकन बाय यू टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड योर स्कूल, ठीक है। तो वो आप मिनट्स में, वो आप सेकेंड्स में ऐसे बताते हो, ठीक है। चलिए, ये सिंपल चीजें हैं। Now, many time measuring devices were used in different part of the world before the pendulum clocks became popular. जैसे sundials है, water clocks है, sun clocks है, ये कुछ examples है इन devices का जो कि develop हुआ है different parts of the world में। Figure 13.5 में ये दिया हुआ है, ठीक है, आप figure देख सकते हो। Where it is? हाँ, ये रहा, ठीक है। ये दिल्ली में आपको दिखेगा, सन डायल है, जंतर मंतर। ये सैंड क्लॉक आपने कई मूवीज में भी देखी होगी। ये वाटर क्लॉक है। ये कुछ जो है एंशिएंट टाइम के मेजरिंग डिवाइसेस हैं, ठीक है। द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल दैट कैन बी मेजर्ड विद कॉमनली अवेलेबल क्लॉक्स एंड वॉचेज इन 1 सेकेंड। हम लोग उसको 1 सेकेंड में देखते हैं। नाउ स्पेशल क्लॉक्स जो है वो अब अवेलेबल है, इवन जो सेकेंड से भी माइक्रो सेकेंड्स को भी कैलकुलेट करता है, वो अब मिलता है, जो 1 मिलियंथ या फिर इवन 1 बिलियंथ को भी मेजर कर सकता है, ठीक है। जैसे माइक्रो सेकेंड आपने सुना होगा या नैनो सेकेंड आपने सुना होगा। एक माइक्रो सेकेंड का मतलब क्या होता है, इज 1 मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड, और एक नैनो सेकेंड का मतलब होता है इट इज 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। इस चीज को भी कैलकुलेट कर लेना, तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि कितना ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है और कितना ज्यादा आगे बढ़ चुका है अभी टाइम, ठीक है। तो ये सिंपल उन्होंने एक आपको चीजें दी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट विच बॉल क्रॉसेस द लाइन एंड द पॉइंट वेयर इट कम्स टू रेस्ट। ये सिंपल एक्टिविटी है, यू कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी एंड अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया है कि रॉकेट लॉन्चिंग सैटेलाइट्स इनटू अर्थ ऑर्बिट, वो कितना अटेन करता है स्पीड, अप टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड। और उसी तरीके से दूसरा जो है टॉर्टवाइज कैन मूव ओनली विद द स्पीड ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप इससे कंपेयर, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी कंपैरिजन ही हो रहा है कि कौन सी कितनी स्पीड में मूव कर रही है और कौन कितना स्लो मूव कर रहा है। 8 किलोमीटर पर सेकेंड
ठीक है, और यहाँ पे 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दोनों के बीच में डिफरेंस देख रहे हो, ये कितना फास्ट मूव करा कितना स्लो मूव करा। तो इस तरीके से कंपैरिजन में हम चीजों को कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि स्पीड इज इक्वल्स टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर इस तरीके से हमें पूछा जाए कि किसी की स्पीड जो है वो x है और उसने वो जो है t टाइम पीरियड में उसने कंप्लीट किया, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा। तो सिंपल आप क्या करोगे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, इस तरीके से निकाल सकते हो। मान लीजिए अगर उन्होंने टाइम पूछा है तो आप डिस्टेंस को जो है यहाँ पे रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर टाइम किसी से पूछा है, इसमें अगर टाइम को क्वेश्चन है तो आपका हो जाएगा कि स्पीड टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन, यानी कि ये इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल्स टू दिस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस तरीके से आप जो है फॉर्मूला को उलट पुलट करके चीजों को समझ सकते हो। नाउ सिमिलरली मीटर्स कैन बी, आपने देखा होगा जो मोटरसाइकिल होता है उसमें मीटर फीड होता है कि कितना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया उसके डैशबोर्ड पे, कार के डैशबोर्ड पे भी होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर। अगर इस तरीके से विंड की स्पीड को नापना है तो वो क्या होता है, वो होता है ऑडोमीटर, ऑडोमीटर या नीमोमीटर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये रिकॉर्ड करता है स्पीड को, ठीक है। अब इसी तरीके से देयर इज अनदर मीटर दैट मेजर्स द डिस्टेंस मूव बाय द व्हीकल, कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, इस मीटर को क्या कहते हैं, ऑडोमीटर। सॉरी, जो विंड स्पीड का था वो दैट इज एनीमोमीटर, ठीक है। अब इसी तरीके से स्कूल पिकनिक जब हम गए तो जब पहेली गई तो वहां पे उसने ऑडोमीटर को देखते हुए उसने चीजों को, जर्नी को रिकॉर्ड किया है। ये उसने रिकॉर्ड किया जर्नी को कि इस तरीके से वो इतना इतना मूव कर रही है। तो पहली बात, क्या ये यूनिफॉर्म स्पीड है, तो यस ये यूनिफॉर्म स्पीड है, क्योंकि 0 से 20, 20 से 40, 60, यहाँ पे डिस्टेंस आप देखिए 20 किलोमीटर का जो है इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो ये उसकी यूनिफॉर्म स्पीड ही कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये बार ग्राफ है, बार ग्राफ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे या फिर यही देख लेते हैं। चलिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं। यू माइट हैव सीन दैट न्यूज़पेपर मैगजीन, आप इस तरीके से आपने कई बार ये बार ग्राफ देखा होगा, ठीक है। तो ये बार ग्राफ का सिंपल मतलब क्या है कि कितने ओवर, यानी कि एक टीम के बारे में, क्रिकेट मैच के बारे में, एक ओवर जो है उसने कितने रन बनाए हैं, ठीक है। पहले ओवर में उसने कितना रन बनाया, दूसरे ओवर में उसने कितना रन बनाया, तो इसको हिस्टोग्राम कहते हैं, ठीक है। इस बेसिस पे, या हिस्टोग्राम या बार ग्राफ कहते हैं, इस बेसिस पे आप जो है बहुत ही इजीली चीजों को आप समझ सकते हो। तो इसको क्या कहते हैं, बार ग्राफ कहते हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और इसी तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत सारी चीजों का होता है। पाई चार्ट भी होता है, जैसे आप आगे देखोगे यहाँ पे पाई चार्ट, इसको हम कहते हैं पाई चार्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो है द ग्राफ शोन इन द 13.10 इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइन ग्राफ। देखिए यहाँ पे जो है इसको हम क्या कहते हैं, ये लाइन ग्राफ है। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके के ग्राफ हैं जिसमें आप चीजों को बहुत ही इजीली, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ग्राफ बताऊं आपको कि मान लीजिए कोई बस है, उसने जो है यहाँ पे हम टाइम को देख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे उसने डिस्टेंस, यहाँ पे मैं डिस्टेंस देख रही हूँ, ठीक है। मान लीजिए वो 1 2 3 4 5 6 ये उसका टाइम है, यानी कि आर में हम देख रहे हैं। डिस्टेंस जो है यहाँ पे हम किलोमीटर में देख रहे हैं, ठीक है। किस में देख रहे हैं, किलोमीटर में। 1 2 3, यानी कि मैंने कहा कि 1 आवर में उसने जो है 2 डिस्टेंस, मतलब 2 किलोमीटर कवर किया, ठीक है। अगले सेकेंड आवर में उसने जो है 3, मतलब 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर कर लिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्पीड इसकी ऐसे से बढ़ते हुए देखोगे। तो ये क्या है, ये लाइन ग्राफ कहलाता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ये एक्टिविटी है जिसके थ्रू आप इस सारी चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। चलिए फिर यहाँ पे कंप्लीट होता है ये चैप्टर, ठीक है। थैंक यू।